जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। दोस्तों सीआरपीएफ ही नहीं, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारी क्लास को आप नोट करके रखिएगा, सारे पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल हूबहू छपने वाले हैं। और दोस्तों पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज होने वाली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला प्रश्न कहा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आप सब जानते हैं कि सीआरपीएफ की एग्जाम में महात्मा ज्योतिबा फुले यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछी गई थी। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद करके रखना है आत्माराम पांडुरंग। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कब थी? 1967 में हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? 1828 में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। दोस्तों इन्होंने आत्मीय समाज की भी स्थापना की है। किसकी? आत्मीय समाज। और दोस्तों कब की थी? 1815 में की थी। इस बात को भी आप याद रखें। ये जितनी डेटें मैं आपको नोट करा रहा हूँ सारी डेटें आप नोट करके चलिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। इसके अलावा आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में किसने की है? ये दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा ज्योतिबा फुले। और ये समाज कहाँ का है? महाराष्ट्र का समाज है। इसको भी आप याद रख लें। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। और दोस्तों एक समाज और महत्वपूर्ण है, रामकिशन मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। ये जितने सवाल मैंने आपको यहाँ से बताए हैं सारे सवाल आपको नोट करके रखने हैं, याद करके रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? कल दोस्तों आपकी परीक्षा में खानवा का युद्ध पूछा गया। तैयार हो जाइए महत्वपूर्ण युद्ध को लेकर। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? 1191, 1192, 1576, 1761। आपको याद करके रखना है। जो तराइन का युद्ध है वो उसका दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो आप सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। आप सबको पता होगा। दोस्तों तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1191। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। इसको आप याद कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं 1576। इसको कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप। कौन है दोस्तों? मान सिंह। राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप। इसको भी आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। 1761 इसमें दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको याद होगा ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों कल की क्लास आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने पानीपत के तीनों युद्ध बताए थे। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में हुआ था? बैरम खान तथा हेमू। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। इसको आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। यह सवाल कल पूछा गया, आज आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां पर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। कोयम्बटूर से शिरडी हुआ है, मैसूर से चेन्नई हुआ है, दिल्ली से वाराणसी हुआ है, दिल्ली से कटरा हुआ है। आपको नोट करके रखना है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कहां पर संचालित हुई है, तो आपको नोट करना है ये मैसूर से चेन्नई के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों याद रखिएगा यह दक्षिण भारत की है। कहां की? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर संचालित हुई है? मैसूर से कर्नाटक। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए गौरव योजना के तहत, दोस्तों गौरव टूरिस्ट योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहां चली, तो आपको याद रखना है कोयम्बटूर से शिरडी। भारत की फर्स्ट निजी ट्रेन, भारत की पहली निजी ट्रेन ये दोस्तों कहां पर चली है, तो आपको याद रखना है कोयम्बटूर से शिरडी। इसको आप नोट कर ले, अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली से वाराणसी, तो पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों किसके बीच में चली है? दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन किसके बीच में चली है, तो आपको याद रखना है दिल्ली से कटरा के बीच में। तीसरी वंदे भारत ट्रेन ये दोस्तों कहां चली थी, तो आपको याद होगा मुंबई से गांधीनगर। मुंबई से कहां चली थी? गांधीनगर, आपको याद होगा। इसके अलावा चौथी वंदे भारत ट्रेन चौथे क्रम की कहां चली थी? नई दिल्ली से ऊना। नई दिल्ली से ऊना के बीच में चली चौथी वंदे भारत ट्रेन। इसको भी आप याद करके रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब आप कमेंट कर कर बताएं दोस्तों रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसको आपको बताना है कि रेल बजट को आम बजट से दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट में छाप कर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ। इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। पुडुचेरी में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, गोवा में हुआ है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन दोस्तों टाइपिंग एरर है, इसको दोस्तों पुडुचेरी कर लीजिएगा आप। क्या दोस्तों? ये दोस्तों पुडुचेरी, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो आपको नोट करना है ये कर्नाटक में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। 2022 वाला कहां पर हुआ था? 2022 वाला हुआ था पुडुचेरी में, लेकिन 2023 वाला ये कहां पर हुआ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी दोस्तों कहां पर? धारवाड़ कर्नाटक में हुआ है। इसको भी आप नोट करके रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों कर्नाटक में ही एक नोट छापने की जो स्याही है वर्णिका, उसकी स्थापना कहां पर हुई है? कर्नाटक मैसूर में। वर्णिका इसकी स्थापना कहां पर की गई? कर्नाटक मैसूर में की गई। इसको भी आप नोट करें, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें विजेता कौन बना है, तो आपको याद होगा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहां पर हुआ 2023 में? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन इसका विजेता कौन बना? महाराष्ट्र। इसको भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं गोवा। यहां पर दोस्तों क्या होगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होने वाला है? ये गोवा में होगा। 36वें कहां पर हुए थे? गुजरात में। इसको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, गुआना, फिजी, ये चारों नाम आपके लिए नंबर दे के जाएंगे। दोस्तों भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ये दोस्तों कंबोडिया में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कंबोडिया में भी दोस्तों कहां पर? नोम पे, ये दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों कंबोडिया में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका नाम क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तब तक मैं दोस्तों आसियान के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये दोस्तों कौन सी वर्षगांठ है? 30वीं वर्षगांठ है। नंबर 1 सवाल, कौन सी वर्षगांठ है? 30वीं वर्षगांठ है। इसको भी आप नोट करके रखें। भारत आसियान से दोस्तों कब जुड़ा था, तो आपको याद रखना है 1992 में। 1992 में सम्मेलन, 1992 में भारत आसियान के संबंध शुरू हुए थे। और कौन सी वर्षगांठ है? ये दोस्तों 30वीं वर्षगांठ है। इसको भी आप याद करके रखें। अगर आपसे पूछा जाए आसियान में कुल कितने मेंबर शामिल हैं, कुल 10 मेंबर शामिल हैं, लेकिन दोस्तों 11वां मेंबर किसको चुने जाने की बात कही गई है, तो आपको याद रखना है तिमोर लेस्ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल,
तिमोर लिस्टे, ये दोस्तों आसियान का 11वां मेंबर होगा तिमोर लिस्टे। अभी तक दोस्तों कितने थे, 10 मेंबर थे। और आसियान इसकी स्थापना ये कब हुई थी, 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको पता है, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और किस घोषणा पत्र की सिफारिश पर आसियान की स्थापना हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र। इसको भी आप याद रखें। आसियान से संबंधित जितने सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए हैं, इनको आप नोट करके रखें। बात करते हैं उज्बेकिस्तान। यहाँ पर क्या हुआ, तो आप सबको पता है SCO 2022 इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, समरकंद उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों गुआना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस है। इसमें दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं, गुआना के जो राष्ट्रपति वो आएंगे। कौन है, मोहम्मद इरफान। इसको भी आप याद रखें। फिजी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन 2023 में कहां पर होगा, फिजी में होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर है। कैप्टन शिवा चौहान है, अभिलाषा बराक है, सुरभि जकमोला है, जारा रदरफोर्ड है। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, आपको याद रखना है अभिलाषा बराक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर अभिलाषा बराक नहीं होगा, सुरभि जकमोला होगा। प्रोजेक्ट दंतक इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, सुरभि जकमोला। दोस्तों आपको बता दें, ये पहला ऐसा भारतीय प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दोस्तों किसी भारतीय महिला को, पहला ये ऐसा विदेशी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर किसी भारतीय महिला को अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। और ये कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो आपको याद रखना है भूटान, भूटान का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों किसका प्रोजेक्ट है, BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रोजेक्ट है। और दोस्तों पहला विदेशी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पहली भारतीय महिला अधिकारी को दोस्तों तैनात किया गया है। कहाँ का प्रोजेक्ट है, भूटान का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान के बारे में। दोस्तों ये कौन है, सियाचिन, यानी कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, कैप्टन शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। और सियाचिन सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, किस नदी घाटी किनारे स्थित है, नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी घाटी इसके किनारे स्थित है। इसको भी आप याद कर लें। और दोस्तों अभिलाषा बराक, इनका संबंध किससे, एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, अभिलाषा बराक। इनको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें 100%। आज आपकी जो परीक्षा होने वाली भविष्य में, उसमें 100% आज की क्लास से सवाल छपने की प्रबल संभावना है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आदि महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा। गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, आदि महोत्सव का शुभारंभ PM मोदी ने कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है कौन से स्टेडियम में हुआ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। कहां पर, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दोस्तों आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसको भी आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। दोस्तों नागालैंड से आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। इसकी दोस्तों राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नागालैंड, इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। इसके सीएम कौन है, नेफ्यू रियो इसके सीएम है वर्तमान में। इसको भी आप नोट करके रखें। और इसके अलावा नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, नागालैंड में करते हैं। इसको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि असम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस स्लाइड से 100% आपकी परीक्षा में सवाल आएगा, इसको आप लिख के रखें, क्योंकि दोस्तों अभी आप सब जानते हैं कि 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। असम के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वी डी मिश्रा को, एल गणेशन को, शिव प्रताप शुक्ल को या गुलाब चंद्र कटारिया को? तो आपको नोट करना है असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करते हैं वी डी मिश्रा, ये कहां के राज्यपाल बनाए गए? लद्दाख के। लद्दाख के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? बी डी मिश्रा जी बनाए गए हैं। एल गणेशन, ये कहां के राज्यपाल बनाए गए? नागालैंड। इसको आप नोट कर लें, नागालैंड। अब दोस्तों बात करते हैं शिव प्रताप शुक्ल, ये कहां के राज्यपाल बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बने हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों कल आपकी परीक्षा में हिमाचल प्रदेश में कितनी कांग्रेस की सीटें हैं ये पूछा गया था। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने? शिव प्रताप शुक्ल। और वहां की विधानसभा में कितनी सीटें, कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। और वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसको भी आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल को लेकर, जैसे कि क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आंध्र प्रदेश। इसके दोस्तों नए राज्यपाल कौन बने हैं? अब्दुल नज़ीर करके हैं, अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अब्दुल नज़ीर। अब्दुल नज़ीर ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के बने हैं। अब बात करते हैं मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मणिपुर, यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? अनुसुईया हैं, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके ये यहाँ की क्या बनी है? राज्यपाल। इसको भी आप याद कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? लगाइएगा स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फिर आपके सामने। दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6। तो आपको याद रखना है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची में है? या अनुसूची 4 में है? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियों को लेकर। अनुसूची 3 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको याद रखना है शपथ का। शपथ का उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 3 में। दोस्तों अनुसूची 1 इसके अंतर्गत क्या है? संघ राज्य। कितने राज्य हैं, कितने संघ हैं, ये सब संघ राज्य इससे संबंधित है। अनुसूची 2 इसके अंदर दोस्तों क्या है? ये दोस्तों वेतन हो गए, पेंशन हो गई, वेतन भत्ते हो गई, पेंशन हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसूची 2 में आते हैं। अनुसूची 3 में दोस्तों क्या आता है? तो आपको याद रखना है शपथ आती है। और अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और दोस्तों अनुसूची 5 इसके अंतर्गत क्या दिया गया? तो आपको याद रखना शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया ये कहां पर है? अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसके अंदर 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 6। आइए दोस्तों सब अनुसूचियां मैं आपको बोलकर बताता हूं, इनको आप ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। अनुसूची 7 में क्या है? संघ राज्य समवर्ती सूची। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संघ राज्य हो गए, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। ये किस में है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन है। और अनुसूची 10 इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985 का। इसको भी आप याद कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आईपीएल के 15वें संस्करण में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? दोस्तों आईपीएल का सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है आने वाली सभी शिफ्टों में। आप चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों आईपीएल 2022 इसमें ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना था? तो आपको याद रखना है जोश बटलर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। कौन से क्रम का था आईपीएल? ये 15वें क्रम का था, इस बात को भी आप याद रखें। अब बात करते हैं पर्पल कैप। पर्पल कैप का विजेता कौन बना था? युजवेंद्र चहल। दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। दोस्तों 2 नई टीमें कौन कौन सी थी? तो एक थी लखनऊ सुपर जायंट, और दोस्तों कौन सा? गुजरात टाइटंस।
गुजरात टाइटंस है। दोस्तों नई 2 टीमें कौन सी थी? ये नई टीमें थी, इनको भी आप याद कर लें। ये नई टीमें थी कौन कौन सी? लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस है। लखनऊ सुपर जायंट, इसके कप्तान कौन थे? तो आप सबको पता है केएल राहुल। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। जीत किसकी हुई थी? गुजरात टाइटंस। दोस्तों ये विजेता बना था। और किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। आप सबको रटा हुआ होगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्न अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज होगी। आपको औरों से 15 से 20 नंबर आगे रखने वाले सवाल हैं सारे के सारे। हमारा अगला प्रश्न कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो आपको याद करके रखना है, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 15। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 14। इसके अंदर क्या है? विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है दोस्तों ये सब चीजें, अधिकार। इसको भी आप नोट करके रखें। विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन किसके अंदर है? 14 से 18 के बीच में। बात करते हैं अनुच्छेद 18। इसके अंतर्गत क्या है? तो आपको याद रखना, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किसमें? अनुच्छेद 21 में है। इसको भी आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 17, इसके अंतर्गत क्या है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। आप एसएससी एमटीएस से लेकर कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, 100% ये प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है आपकी किसी न किसी शिफ्ट में। नीरज चोपड़ा, मनीषा कल्याण, मनीषा रामदास, शरद कमल, अंचिता, ये 4 नाम अति महत्वपूर्ण हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया 2022 में? शरद कमल अंचिता को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीते थे, इसको भी आप याद रखें। और कौन से पदक जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे कि नीरज चोपड़ा, आप सबको बताएं इन्होंने क्या दोस्तों, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के दोस्तों उपलक्ष्य में, इसको आपको याद होगा। अब बात करते हैं मनीषा कल्याण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, मनीषा कल्याण, मनीषा रामदास। आपको क्यों याद रखना है? अगर आपसे कहा जाए 2022 में महिला फुटबॉलर, 2022 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? मनीषा कल्याण को चुना गया। और 2022 में ही महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया? तो आपको याद रखना है, ये मनीषा रामदास को चुना गया है। दोस्तों आपको क्या याद रखना है? 2022 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? मनीषा कल्याण को। लेकिन महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मनीषा रामदास को। अब आपको याद कैसे करना है? आप सब जानते हैं फुटबॉल महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे जी हैं। दोस्तों वहां पर भी कल्याण आ रहा है और यहां पर भी कल्याण आ रहा है, इससे आप फुटबॉल से इसको रिलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों स्टार लगाएगा, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से एक सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। आपको याद रखना है जो यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिएगा, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। आपको दोस्तों परीक्षा में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है इस सवाल का। यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट करके रखें। मोहिनीअट्टम, इनसे संबंधित क्या है? तो आपको याद रखना है कनक रेले, कनक
रेले, इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम। इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है या दोस्तों आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों मणिपुरी। मणिपुर की दोस्तों बहुत ही फेमस कलाकार यानी कि बहुत ही फेमस नृत्यांगनाएं कौन है? झाबेरी बहनें, झाबेरी बहन, इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी से एक नाम आप याद रखें, राधा रेड्डी। कौन? राधा रेड्डी। इनका संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है, इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों एक है दोस्तों केलुचरण महापात्र। कौन दोस्तों? केलुचरण, केलुचरण महापात्र, महापात्र। इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य से, इसको भी आप याद कर लें। और दोस्तों एक भरतनाट्यम से संबंधित एक कौन है? रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। और दोस्तों एक और है कथक। कथक से संबंधित दो नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन सी? सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज। तो जितने नाम मैंने आपको यहाँ पर नोट कराए हैं, सारे नाम आप एक पन्ने पर नोट करके रखें। और दोस्तों आप एक तरफ हेडिंग डाल लें नृत्य और एक तरफ हेडिंग डाल लें जो उसके नर्तक हैं। 100% आपसे प्रश्न पूछा जाने वाला सवाल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? एक सवाल नदी का फिक्स है आपकी परीक्षा में। कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गोदावरी नदी की कावेरी नदी की? आपको नोट करके रखना है। केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। आइए दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? मूसी नदी हो गई, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, और एक और लिख लीजिएगा माल प्रवाह। कौन सी? माल प्रवाह। ये 4 नदियां हैं दोस्तों, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। गोदावरी नदी, इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता, प्राणहिता। और एक दोस्तों कौन सी? वैनगंगा। कौन सी दोस्तों? वैनगंगा, वैनगंगा। और इसके अलावा एक नदी दोस्तों कौन सी? इंद्रावती, इंद्रावती। ये किसकी सहायक नदी है? ये सबकी सब गोदावरी की सहायक नदी हैं। दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है कावेरी नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको 1 से 2 नाम याद रखने, हेमावती, हेमावती। और एक नाम और लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या है? भवानी करके है एक नाम, ये भी लिख लीजिएगा। ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। तो इतनी नदियां, उनकी सहायक नदियां मैंने आपको नोट करा दी हैं, इनको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 36, 40, 75 या 14? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? तो आपको याद करके रखना है, ये 36 हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों कितनी धरोहरें कितनी हैं? यूनेस्को धरोहरें तो आपको याद होगा 40। यूनेस्को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर ये कितनी है? ये 40 हैं। कल आपसे पूछी गई थी 40वीं कौन सी है? तो आपको याद होगा धोलावीरा। 39वीं कौन सी? मैंने आपको कल ही बताया था, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर ये कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है, मैंने आपको कल ही नोट कराया था। 75 क्या है? रामसर साइट हैं, रामसर साइट। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 75। सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, मैंने आपको कल भी नोट कराया था, तमिलनाडु में। 14 क्या है? अमूर्त धरोहर हैं। क्या है? अमूर्त धरोहर। और दोस्तों नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की है, दुर्गा पूजा अमूर्त धरोहर में शामिल है। दोस्तों अमूर्त धरोहर क्या होती है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये होती है अमूर्त धरोहर। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आपके सिलेबस में दे रखा है स्कीम एंड योजनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2018। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको नोट कर लेना है 25 सितंबर 2014। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। 25 दिसंबर 2014 इसको क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014। 25 सितंबर 2017 इसको क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है सौभाग्य योजना हुई थी। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना कब की है? 25 सितंबर 2017 की। 23 सितंबर 2018 इसको क्या है? आयुष्मान भारत योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आयुष्मान भारत योजना, इसको भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। 25 दिसंबर को क्या है? मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीनेशन से संबंधित है। 25 सितंबर इसको क्या है, तो आपको याद होगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 25 सितंबर 2017 सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। अब आप कमेंट करके बताएं वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जन धन योजना, ये कब की योजना है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताना है आपको। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह, एकनाथ शिंदे, प्रेमा खांडू, प्रेम सिंह तवांग। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री मैं आपको नोट करा देता हूं, आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है एकनाथ शिंदे जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं डॉक्टर मानिक शाह, ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो आपको याद होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, और त्रिपुरा की दोस्तों भाषा क्या है? कोक बरोक, कोक बरोक। और त्रिपुरा का नाम ये आया है तो आपको याद रखना है खारची। खारची मेला कहाँ है? त्रिपुरा में लगता है, इसको भी आप नोट करके रखें। प्रेमा खांडू, ये दोस्तों कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, प्रेमा खांडू। प्रेम सिंह तवांग, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के हैं, सिक्किम। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पर नवीन नियुक्तियां हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, प्रियंका कानूनगो, हर्ष चौहान या विजय सांपला? तो आपको नोट करके रखना है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं रेखा शर्मा, ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और पहली कौन थी? जयंती पटनायक, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था। इनको भी आप याद रख लें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, इसको भी आप याद रख लें। बात करते हैं हर्ष चौहान, ये कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है हर्ष चौहान है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए विजय सांपला, ये कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसको भी आप नोट करके रखें। महत्वपूर्ण क्या है आपको याद रखना है? तो आपको याद रखना है 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। और दोस्तों इनसे संबंधित आर्टिकल 338 और इसे आर्टिकल 338A, इसको भी आप नोट करके रखें। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 338A इसके अंदर होगा, आर्टिकल 338 केवल इसके अंदर होगा, इसको भी आप नोट कर लें। जैसे कि अगर आप प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख है आर्टिकल 338 के अंतर्गत है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338A। कौन सा संविधान संशोधन है? 89वां संविधान संशोधन 2003। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मैंडोस नामक चक्रवात कहां पर आया था? फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या ओमान सागर या अरब सागर? तो दोस्तों आप सबको पता है मैंडोस नामक चक्रवात कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये मैंडोस, इसका नामकरण किसने किया था? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। और इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। और दोस्तों जो असनी चक्रवात था, असनी,
ये दोस्तों कहाँ पर आया था? ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका, श्रीलंका ने किया था। और इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको याद होगा, क्रोध। मैंने आपको कई बार नोट कराया है इस सवाल को। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? बद्री नारायण को, दया प्रकाश सिन्हा को, नमिता गोखले को, रामदत्त मिश्र को। तो आप सबको पता है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? बद्री नारायण को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। और किस लिए मिला है? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। इसको भी आपको नोट करके रखना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में देते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने माता पिता का सपना पूरा करें, ऐसा मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों आप इन क्लास को जरूर देखकर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में इस क्लास से बाहर सवाल नहीं जाने वाला है। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।